हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2024 क्लास 9 के विज्ञान पेपर में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी सभी सब्जेक्ट की, जिसमें आपके हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक, संस्कृत, विज्ञान और इन सभी के ओरिजिनल पेपर जो जिन जिलों में हो चुके हैं उनके कंप्लीट सोल्यूशन के साथ अवेलेबल है। और आपके मैथ्स के जो भी पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वीडियो अपलोडेड है। साइंस के हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी चैप्टर है उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे छोटे क्वेश्चन हो, एमसीक्यूज वाले हो, फिल इन द ब्लैंक्स वाले हो, छोटे बड़े सारे प्रश्न डिस्कस करेंगे। और आपके सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण आपके जो मैप नक्शा कौन सा आएगा, आपके जो बुक्स हैं उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो अगर आपकी एग्जाम जो भी सब्जेक्ट का होना बाकी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। और एग्जाम से पहले आप वीडियो ये कंप्लीट देख लीजिएगा। थोड़ा वीडियो बड़ा जरूर होगा, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो एग्जाम के बाद आपके चेहरे पे रौनक होगी और आपके मन में होगा कि हाँ, आपने वीडियो देखा और क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला चैप्टर है उसमें जो क्वेश्चन आंसर हमसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। मतलब जब हम मटकी में पानी रखते हैं मिट्टी वाले में, तो पानी ठंडा कैसे हो जाता है? विसरण के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण, परासरण या वाष्पीकरण के कारण। तो सही ऑप्शन जो अब अपना कौन सा सही ऑप्शन होगा वो देखते हैं। अपने करेक्ट ऑप्शन होगा अपना डी ऑप्शन, वाष्पन या वाष्पीकरण, ठीक है ना। डी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। ऊर्ध्वपातज पदार्थ का मतलब ये हुआ कि ऐसा पदार्थ जो ठोस से सीधा गैस, किसमें ठोस से सीधा अपना क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। ऐसा पदार्थ कौन सा नहीं है? देखिए, आयोडीन ऊर्ध्वपातज है, कपूर भी है, अमोनियम क्लोराइड भी है, लेकिन नमक में ये गुण नहीं होता। तो नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापमान का मात्रक है, ताप का मात्रक क्या होता है? तो ताप का मात्रक होता है अपने केल्विन, ठीक है ना, केल्विन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। न्यूटन पूछे तो न्यूटन होता है अपने किसका मात्रक, ये कमेंट सेक्शन में बताना है न्यूटन, ठीक है। दाब का होता है पास्कल, ऊर्जा का होता है जूल, ठीक है। न्यूटन किसका मात्रक है, कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको सही जोड़े से मिलान करना, और ऐसा क्वेश्चन आपसे हल्का सा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ठोस का द्रव में बदलना, मतलब ठोस कोई चीज है वो द्रव पिघल जाती है, तो ये किस में होता है? ये होता है अपने संगलन में, ठीक है ना। संगलन यानी गल जाना, पिघल जाना, ठीक है। द्रव का गैस में बदलना, जो द्रव है वो वाष्पीकरण होकर गैस में बदल जाता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है। ठोस का सीधे गैस में बदलना, तो वो होता है अपने ऊर्ध्वपातज, ठीक है। फिर है गैस का द्रव में बदलना, कोई गैस है वो द्रव में, तो ये होता है अपने संघनन, क्या होता है? संघनन, ठीक है। और द्रव का ठोस में परिवर्तन होता है, इसे कहते हैं हम जमना, हिमीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ क्या होता है, क्या होते हैं, इसकी आपको उदाहरण सहित परिभाषा बतानी। सिंपल सा है, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है और जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। मतलब जिस वस्तु में द्रव्यमान होता है और आयतन होता है, जो जगह घेरती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, ठीक है। उदाहरण के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कार्बन, पारा, ऑक्सीजन, नमक, ये सारे, ठीक है। अगला है, पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या है। तो विशेषताएं क्या है? पहला, इनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं। कोई भी कण हो, चाहे ठोस, द्रव, गैस, इनके बीच में जगह होती है। ये निरंतर गतिशील अवस्था में होते हैं, इनमें गतिज ऊर्जा होती है। और तीसरा लिखेंगे, ये परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों रखता है या क्यों करता है। तो कारण क्या है? गर्म या शुष्क दिन में वायुमंडल का तापमान अधिक होता है, आर्द्रता कम होती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, फलस्वरूप कूलर अधिक ठंडा करता है। क्योंकि कूलर में क्या है, कूलर में पानी की मोटर चलती है, जो कि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, वो पानी भाप बन के उड़ता है और कूलर उन्हें आगे की ओर फेंक देता है, जिससे हमको ठंडक महसूस होती है, ठीक है। अगला है, एसीटोन और पेट्रोल, ये लिखा हुआ है अपना पेट्रोल, ठीक है ना। पेट्रोल इनके हथेली पर जब हम डालते हैं ना, तो ये हमें ठंडी क्यों महसूस होती है? जब हमने एसीटोन लिया या पेट्रोल अपने हाथ पे लिया तो अपने को ठंडक महसूस क्यों होती है? तो कारण लिखेंगे, एसीटोन और पेट्रोल या फिर इत्र, ठीक है, यहाँ पे इत्र होना चाहिए था। इत्र का क्वथना कम होने के कारण इनका वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है। जैसे हथेली पे रखा तो ये भाप बन के उड़ जाते हैं,
और वाष्पीकरण के कारण ये अपने हथेली इनसे ऊष्मा ले लेती हैं, इसी के कारण हमारी हथेली क्या ठंडी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हमें केल्विन है और इसे डिग्री सेल्सियस बनाना है। ठीक है, केल्विन को क्या डिग्री सेल्सियस, तो आपको एक नंबर याद रखना है 273, ठीक है 273। जबकि जब भी आपको डिग्री सेल्सियस बनाना हो तो 273 से घटा देंगे, ठीक है, और 273 में से घटा देंगे, जैसे 300 में से ये माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो अपने 27 डिग्री सेल्सियस आ गया। अगला है 573 केल्विन है ना, तो इसमें से हम घटा देंगे, 573 में से 273 घटाएंगे 300 आ जाएगा। लेकिन अगर हमें डिग्री सेल्सियस दे दिया जैसे 300 डिग्री सेल्सियस और इसको हमें केल्विन में चेंज करना है, तो इसमें 273 हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो केल्विन बदल जाएगा अपने 573 केल्विन, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कारण पूछा जा सकता है, ठीक है, क्या कारण है कि नैप्थलीन में रखा रहने के कुछ समय बाद ही वो ठोस पदार्थ अदृश्य होकर उड़ जाता है। नैप्थलीन की बॉल्स होती हैं, ठीक है, या कपूर होता है, इनको क्या है कपड़ों में रखते हैं, तो कुछ समय बाद ये ठोस पदार्थ है ना, बिना मतलब द्रव में चेंज हुए सीधे गैस बन के उड़ जाता है। इसका क्या कारण है, तो देखिए नैप्थलीन को रखा रहने से वायुमंडल में ताप पर ही वो वायुमंडल का ताप जो भी होता है नॉर्मल 22-23 डिग्री जो भी होता है, उसमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया के द्वारा वाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाता है। कुछ ठोस में पदार्थ होता है अपने अंदर कोई भी अवशेष उधर नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो कारण क्या रहा, कारण ये रहा कि इसमें ऊर्ध्वपातज का गुण पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन क्रिया के फलस्वरूप वो भाप बन के उड़ जाता है सीधा। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी हम तक पहुंच जाती है। इत्र की गंध ऐसा क्यों है, तो इसका कारण क्या होता है, इत्र की वाष्प का वायुमंडल में विसरण द्वारा बहुत तीव्र गति से विसरण होता है, जिसके कारण हमें इत्र की गंध बहुत दूर तक सूंघ या सूंघ लेते हैं हम, हमारे तक पहुंच जाती है। तो कारण क्या लिखेंगे, विसरण विधि द्वारा, ठीक है। कौन सी विधि काम आई, यहाँ विसरण आई, और इसमें क्या था, अपने ऊर्ध्वपातन क्रिया के कारण, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। अगर लास्ट तक आप वीडियो में बने रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं, जंग लगने को कहते हैं, तो क्या क्रिया ये, संक्षारण, यह एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, तो ये नहीं, क्यों, क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन नहीं होता जंग लगना, ठीक है। विलयन, यह एक भौतिक, ये भी गलत है। संक्षारण, ये एक रासायनिक अभिक्रिया, ये एकदम सही है, ठीक है। जो है लोहे पर जंग लगने को हम संक्षारण कहते हैं, और ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, ऑप्शन अपना सी करेक्ट होगा, ठीक है। विलयन होता नहीं, बाकी रासायनिक परिवर्तन है, तो अपने ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है अपने लिए कि आपको बताना है भौतिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा नहीं है। रासायनिक और भौतिक में इतना ध्यान रखिए, अगर हम पुनः वस्तु की अवस्था वापस हासिल कर ले तो भौतिक है, ठीक है। अगर एक बार चीज बन गई वापस पुनः वैसे नहीं बना सकते, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए लोहे धातु का पिघलना, हमने कहा पिघल गया, वापस ठोस बना सकते हैं, ठीक है। लोहे पर जंग लगना, अब लोहे पर जंग लगना, एक बार जंग बन गया वापस उसे लोहा नहीं बन सकता, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। इसने बोला कौन सा भौतिक नहीं है, मतलब रासायनिक है, तो ये अपने बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब लोहे की छड़ को मोड़ दिया तो सीधा भी कर सकते हैं, लोहे से धातु बना दिया, धातु से तार बना दिया, तो तार से वापस वैसा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, उस यंत्र का नाम बताइए जो जिसके द्वारा दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है, तो अपकेंद्रण द्वारा, ठीक है। नमक व आयोडीन के मिश्रण को पृथक करने की विधि क्या है, ऊर्ध्वपातन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि नमक ऊर्ध्वपातन होता नहीं इसका, लेकिन आयोडीन क्या है, ऊर्ध्वपातज होता है, जो ठोस से सीधे गैस बन जाता है, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन विधि से कर सकते हैं। अगला आपको रासायनिक और भौतिक परिवर्तन को अलग करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल से आपको अगर अंतर पूछे रासायनिक भौतिक में तो आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। क्या कि भौतिक परिवर्तन में वस्तु जो है पुनः अपने पुराने अवस्था में आ जाती है, रासायनिक में एक बार वस्तु बनने के बाद पुनः जो पदार्थ होता है पुरानी अवस्था में नहीं लौट पाता, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और लिख सकते हैं कि इसमें गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, रासायनिक पदार्थ परिवर्तन होता है, उसमें पदार्थ के गुण बदल जाते हैं। अब देखते हैं, ये दो अंतर याद रख लेना आप, ठीक है ना। अब देखते हैं इनमें किस में रासायनिक है और किस में भौतिक है। पहला है धूप में शर्ट का सूखना, तो ये क्या आपने, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना, भौतिक परिवर्तन है। इसमें ना शर्ट के गुण कोई चेंज होंगे, ना वो जो जल वाष्प उड़ी है भाप बन के, उसको हम वापस भी हासिल कर सकते हैं। फिर है रेडिएटर के ऊपर गर्म वायु
का उठना, अब गर्म वायु उठती है तो ये भी अपने भौतिक परिवर्तन हुआ। और जल से बर्फ बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, अब मोमबत्ती जल रही, ये अपना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। कोई भी जलने की चीज बोलिए ना तो वो अपने क्या होगा, रासायनिक होगा। जैसे खाना पचना रासायनिक है, लकड़ी का जलना, कागज का जलना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही में बदलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें मिश्रण और यौगिक में अंतर। ठीक है, तो देखिए मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण क्या होता है कि तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिले होते हैं, किंतु नए यौगिक का निर्माण नहीं होता है। मिश्रण मतलब दो चीजें हमने मिला दी हैं, उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा मिश्रण में। ठीक है, इसमें यौगिक में क्या होता है, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, इसमें नई चीज बनती है। ठीक है, इसका संगठन परिवर्तनीय होता है। परिवर्तनीय का मतलब जो मिश्रण है इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। अभी उदाहरण से समझेंगे, जैसे मान लीजिए हमने मिट्टी ली एक, ठीक है, मिट्टी, और इसमें हमने कंकड़ डाल दिए, कंकड़, ठीक है ना, कंकड़ डाल दिए ना। अब कंकड़ और मिट्टी का क्या है कि इन दोनों को हम किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने क्या अनुपात बदल सकते हैं इसका, ठीक है, परिवर्तनशील है, और ये दोनों चीजें मिश्रित हुई है। लेकिन यौगिक में क्या होता है, अगर हमने H2+O2 लिया है, ठीक है, किसको, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को लिया, जब इनको मिलाया तो एक नई चीज बनी अपने पास, H2O, जल मिला हमको। ठीक है, जब ये हमको पानी मिला है, जल मिला है, ये पुराने जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन दोनों के गुण इसमें नहीं है, एक नई चीज बन गई है। ठीक है, और इनका अनुपात निश्चित रहता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए क्या कि दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम होगा तभी जाके अपने क्या जल बनेगा। ठीक है, तो इनका संगठन होता है सदैव स्थायी रहता है, इनका कोई जरूरी नहीं है, आप किसी भी अनुपात में मिश्रण कर सकते हैं, मिक्सचर कर सकते हैं। ठीक है, मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुण धर्म को दर्शाता है। अब देखिए हमने मिट्टी डाली, मिट्टी और अपने जो कंकड़ थे दोनों के गुण धर्म अलग रहेंगे, उसमें मिट्टी के भी गुण होंगे और कंकड़ के भी गुण होंगे, किसमें, मिश्रण में। लेकिन जो यौगिक हमने बनाया जिसमें अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों थे, इनमें गुणधर्म पूरी तरह भिन्न है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक भी गुण किसमें नहीं होगा, अपने उस जल में नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या है, इन्हें हम भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। मिट्टी को हम छान के अलग कर सकते हैं, कंकड़ बड़े हैं तो बाहर निकल जाएंगे, मिट्टी है हल्की फुल्की बारीक दाने होते हैं तो वो छलनी से अलग कर सकते हैं। लेकिन इनको अलग करने के लिए हमको केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। ये अच्छे से तैयार रखना आप, ठीक है ना। अगला चैप्टर देखते हैं अपने, जिसमें अपने से पूछा है कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक, गजब का क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको सोडियम और एक अपने पूछा जाता है पोटेशियम, ठीक है ना। सोडियम और पोटेशियम के प्रतीक चिन्ह इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि सोडियम का प्रतीक चिन्ह देखते ही लगता है कि या तो क्या होगा अपने Na होगा, ठीक है, या फिर Sd होगा या SO होगा या Na होगा, इनमें से आपको चूज करना है। तो सोडियम देखते ही क्या SO मन में आता होगा या Sd आता होगा, लेकिन सोडियम का होता है अपने Na, ये आप जानते हैं Na, शॉर्ट में N बड़ा होगा और A छोटा होगा, क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है वो होता है अपने नेट्रियम। क्या होता है अपने नेट्रियम, ठीक है, ये सोडियम का लैटिन नाम है। दूसरा अपने पोटेशियम, जिसका अपने प्रतीक चिन्ह होता है K और इसका लैटिन नाम होता है कैलियम। क्या होता है, कैलियम, ये ध्यान रखना, लैटिन नाम भी कभी कभी पूछा जाता है कैलियम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका प्रतीक चिन्ह अपने डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला है अवोगाद्रो स्थिरांक क्या है, तो अवोगाद्रो स्थिरांक में जो संख्या है वो अपने ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। बड़ा ही सिंपल, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान न तो सृजन किया जा सकता है न ही उसे विनाश किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान न तो बनता है न नष्ट होता है, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हैं अपने अर्थ का, अपने पृथ्वी का द्रव्यमान निश्चित है, जैसे कि पुराने टाइम से कहते आ रहे हैं कि कभी के बच्चों को बोल देते हैं कि आप धरती पर बोझ हो, तो बोझ धरती पे कोई नहीं है, क्योंकि इस नियम के अनुसार धरती का द्रव्यमान सुरक्षित है, निश्चित है। द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है ना सर्जन होता है। अगर कोई धरती पे आया है या चला गया है तो धरती का द्रव्यमान बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि द्रव्यमान को ना तो हम सर्जित कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं उसका। द्रव्यमान संरक्षित नियम यही होता है, द्रव्यमान संरक्षण, ठीक है ना। अगला है अपने परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। सिंपल सी परिभाषा जो आपसे पूछी जा सकती है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। अगला देखिए, आणविक यौगिक का परिकलन कीजिए। चलिए देखते हैं आणविक यौगिक का परिकलन कैसे करेंगे।
आणविक द्रव्यमान निकालेंगे इसके अंदर, आणविक द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आता है नंबर 1 पे, ठीक है, द्रव्यमान इसका 1 होता है, और हाइड्रोजन H2 में कितना है 2, तो इसका अपने द्रव्यमान कितना हो गया 2U, पीछे U लिख देना है, ठीक है। अच्छा, फिर ऑक्सीजन का होता है अपने ऑक्सीजन में O2 है, तो ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है अपने 16, तो इसका हो गया 32U। इस प्रकार से आपको निकालना है। जैसे हमने देखिए क्लोरीन का होता है 35.5 और क्लोरीन है कितने 2, तो गुणा कर लिया तो अपने 35 35 70 और आधा आधा 1 71 हो गया, ठीक है। CO2 कार्बन का देखें, कार्बन अपने CO2, तो कार्बन का तो होता है 12, 6 का डबल, और इसका होता है 16 इंटू 2, ठीक है, प्लस कर लेंगे तो ये मिला के हो गया अपने 44U, ठीक है। ऐसे कैसे CH4, तो इसका क्या होगा, कार्बन का इस 12 हो गया इंटू हाइड्रोजन का 4 इंटू 1, तो कितना हो गया 16U, ठीक है। इस प्रकार से आपको निकालना आना चाहिए। फिर ये दो है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना कि अपने को जिंक ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड का पूछा है। तो जिंक का क्वेश्चन में दे रखा कि 65U है, तो आपने कहा जिंक यहाँ पे एक ही है, तो हमने लिख दिया 65U प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन एक ही है, दोनों को जोड़ लिया 81 हो गया। दूसरा अपने सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम का होता है अपने 23, सोडियम है 2 Na2, ठीक है, और ऑक्सीजन का हो गया 16, जब हमने इनको जोड़ा तो 62U अपने आंसर आ गया। तो ये ध्यान रखना। अब हमें रासायनिक सूत्र वाले, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना इसके अंदर, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है, और पूछे जाते हैं। फॉर्मूला बनाना, उनकी संयोजकता वगैरह यहाँ से पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला बोला हमको हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, तो हमने HCl लिख दिया। हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1, क्लोरीन की होती है 1, क्योंकि आपको कक्षकों का नाम ध्यान रखना है, क्या KLMN, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, तो 2, 8 और N में कौन सा होगा KLM, M कक्षा में हो जाएंगे अपने 7, तो यहाँ पे भी इसको 8 करने, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी -1 होती है, ठीक है। तो ये 1, अब दोनों के नीचे 1 1 चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ना, HCl बन गया, ठीक है। ऐसा कैसे, देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड यानी Mg और L का, तो अपने मैग्नीशियम कौन से नंबर पे आता है, हमने कहा ये आता है 12 नंबर पे, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे। क्लोरीन पे 1 होगा, तो वज्र गुणन 1, 2 इसके नीचे जाएगा, 1 इसके नीचे जाएगा, तो MgCl2 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे कैसे, अगला देखिए, अपने हमसे पूछा हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फाइड का होता है 2, तो बन गया H2S, ठीक है, 2 इसके नीचे 1 इसके नीचे। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम का होता है अपने 3, क्योंकि 13 नंबर पे होता है 3, और ऑक्सीजन का होता है 2, क्योंकि 8 नंबर पे होता है 2, और अपने होता है 6, तो यहाँ पे इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने, तो 2 चाहिए, तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। तो 2 Al के नीचे गया और O के नीचे गया 3, तो Al2O3, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, एक अपने कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपसे सीधा फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको ये पूछ सकते हैं कि इसका तत्व और संयोजकता बताते हुए इसको सूत्र लिखिए, ठीक है ना। तो देखिए कार्बन का होता है अपने 4, क्योंकि कार्बन आता है नंबर 6 पे, तो 6 पे आता है 2 और 4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है ले भी सकता है, तो यहाँ पे लिखा 4 और क्लोरीन का लिखा 1, ठीक है। तो अपने क्लोरीन 1 इसके नीचे, 4 इसके नीचे गया, CCl4 बन गया। ऐसा कैसा, कैल्शियम ऑक्साइड अपने दोनों की संयोजकता होती है 2 2, और जब 2 2 संयोजकता होती है 2 से 2 कैंसिल होकर 1 1 हो गया, तो अपने फॉर्मूला बनेगा CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। और कभी कभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूछते हैं तो Ca और OH ऐसे, ठीक है ना। तो जब इसका पूछते हैं तो इसकी संयोजकता 1 होती है, इसकी 2 होती है, 2 इसके नीचे 1 इसके नीचे, तो बनेगा क्या अपने CaOH और बाहर लिख देंगे 2, इस प्रकार से, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला परमाणु संरचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना, और बहुत ही ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। चलिए देखते हैं कि इसमें हमसे पूछा है कि आप बताइए कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक वितरण का सही क्रम है, मतलब मैग्नीशियम में अपने इलेक्ट्रॉनिक वितरण कैसे होगा। तो मैग्नीशियम नंबर आता है 12 पे, ठीक है, तो मतलब Kl, ठीक है, M और N, 12 पे आता है 2 8 और इसमें 8 8 नहीं, लास्ट में 2, तो ये 12 हो गए, इस प्रकार से होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये 3 तो पहले में होते नहीं, रॉन्ग हो गया, 1 पहले में होता नहीं, रॉन्ग हो गया, और ये भी रॉन्ग है, ठीक है ना। तो अपने बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला है रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग के फलस्वरूप किसकी खोज की थी। जो अपने रदरफोर्ड ने खोज की थी वो किसकी की थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु के नाभिक या परमाणुीय द्रव्यमान, किसकी खोज की थी। ऑप्शन हो जाएगा अपने सी करेक्ट,
किसकी खोज की थी उन्होंने? परमाणु के नाभिक की खोज की थी। अल्फा कणों का वार किया था, जिसमें उन्होंने पाया कि नाभिक एक केंद्र में होता है, जिससे अल्फा कण एक जो है वापस जाके उसी 180 डिग्री में वापस लौट आया। अधिकांशतः भाग खाली होता है, जिसमें जो अल्फा कण थे सीधे निकल गए थे। ठीक है ना, ये उन्होंने बताया था अपने प्रयोग में। ठीक है, अगला है अपने कि Cl माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए Cl माइनस का मतलब हुआ इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। देखिए KLm इस प्रकार से है। Cl माइनस, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो ये आता है अपने नंबर 17 पे। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो हो गया 18। अब इसकी लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन संयोजकता मतलब अंतिम कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना, ये बताना एक इलेक्ट्रॉन ये ले चुका है। ठीक है, तो इसमें 2, 8 और 8 होंगे। तो ये अपने लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 8। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता कितनी होगी? तो इसकी संयोजकता होगी अपने 1। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। ठीक है, परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले व्यक्ति का नाम था जे थॉमसन। ये ध्यान रखना। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कुल कितना होता है? तो होता है -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब परमाणु की पूछा है कि परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी और परमाणु का क्या आवेश होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखिए, अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी अपने 8 है, इलेक्ट्रॉन अगर 8 है तो प्रोटॉन भी 8 है और न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 8 होंगे। तो परमाणु संख्या तो होगी अपने 8। ठीक है, और परमाणु पर आवेश कितना होगा? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन 8 है तो पहली क्लास में Kl, इसमें बैठा है 2 और इसमें बैठा है 6। ठीक है, तो इसमें संयोजकता आवेश क्या होगा? आवेश होगा इसमें 2। ठीक है ना, 2 होगा इसमें आवेश। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। और आवेश कैसा होगा? क्योंकि आवेश पूछा ऋणात्मक या धनात्मक होता है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इस पे ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक है ना, माइनस होगा। ठीक है, अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमसन के परमाणु मॉडल को समझाइए। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसमें रदरफोर्ड, थॉमसन ये सारे आपको एक बार रिवाइज कर लेने। तो देखिए, अपने थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया उसमें क्या बातें थी कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक धनात्मक आवेश परिमाण समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, ये भी बताया उन्होंने। बोला धनात्मक ऋणात्मक बराबर होता है, इसलिए ये जो है अपने उदासीन होता है। ठीक है, अगला अपने रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाले? तो रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खोखला है। ठीक है, और अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए, जो हमने अभी बात की। बहुत कम ऐसे थे जो अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, मतलब विचलित हो गए, क्योंकि ये नाभिक था। तो कुछ एक ऐसे तो इधर टकराने से ऐसे निकल गए। ठीक है, कुछ एक ऐसे निकले, बाकी सारे सीधे निकल गए थे। ठीक है, इसका मतलब धनावेशित भाग बहुत इसमें कम था। दूसरा, एक अल्फा कण बहुत कम, मान लीजिए ये एक, मान लीजिए जो 180 डिग्री पे जैसे गया वैसे ही वापस आ गया। इसका मतलब सोने के जो परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित था। ये अपने किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। अगली बात करते हैं, रदरफोर्ड की कमी क्या रहेगी? तो इनकी कमी देखिए, इन्होंने जब ये बताया कि वर्तुलाकार मार्ग पर चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऐसे कक्षा में घूमता रहता है, तो त्वरण के समय अपेक्षित कणों से ऊर्जा विकृत होते हैं, तो उसको घूमने के लिए ऊर्जा चाहिए। इस प्रकार स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा विकृत करते हुए केंद्र से टकरा जाएगा। जब वो ऐसे घूमता रहेगा, घूमते 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 ऊर्जा नष्ट हो गई, ऐसे केंद्र में आके गिर जाएगा, तो फिर ये स्थिर नहीं रह पाएगा। लेकिन वो तो स्थिर रहता है, तो ये अपने रदरफोर्ड बता नहीं पाए कि ये ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि ये स्थिर पड़ा है, जबकि आपके अनुसार तो ये आपके नियम के अनुसार नाभिक में गिर जाना चाहिए था। ठीक है, अगला पढ़ते हैं अपने बोर। बोर का परमाणु मॉडल के अभिग्रेत क्या है, या बोर का मॉडल क्या था? देखिए, बोर की अभिधारणा क्या थी? बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहा गया, और इनको ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा में घूमते हैं, ऊर्जा स्तर में घूमते हैं, तो उनकी ऊर्जा विकृत नहीं होती है। उन्होंने कहा ना, जब कि भाई ये नाभिक है, मान लीजिए ये इसके चारों ओर कक्षाओं में, निश्चित कक्षाओं में घूम रहे हैं, जैसे ये के है, ये एल है, ये एम है, इनमें घूम रहे हैं ना, जब तक इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में होंगे तब तक इनकी ऊर्जा नष्ट नहीं होगी। ये किसने बताया? अपने इन्होंने बताया, बोर ने बताया। ठीक है, फिर थॉमसन की क्या कमी रह गई? थॉमसन की कमी ये रह गई कि उन्होंने क्या बताया कि परमाणु मॉडल से केवल उदासीन होने की व्याख्या हो सकी, बाकी वैज्ञानिकों द्वारा नए प्रयोग से उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती थी। ये उनकी कमी रह गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समस्थानिक समभारिक क्या होता है, और आपको समस्थानिक के 3 उपयोग भी बताने। तो देखिए, समस्थानिक क्या होता है?
एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे अपने क्लोरीन देखिए, क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, परमाणु संख्या दोनों की एकदम 17-17 है, ठीक है ना। लेकिन इनके जो भार है ना वो यहाँ पे 35 और यहाँ पे क्लोरीन का दोनों सेम दे रखे हैं। यहाँ पे थोड़ा चेंज होना चाहिए था, क्योंकि इनमें क्या होता है, द्रव्यमान संख्या पृथक होती है, तो 35 और यहाँ पे 36 ऐसा, मतलब ये अलग होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला है अपने कि समभारिक क्या होते हैं। समभारिक मतलब हो गया कि उनके क्या होते हैं कि परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। जैसे देखिए आर्गन अपने कितने 18 पे आ रहा है, कैल्शियम 20 पे आ रहा है, लेकिन दोनों का जो भार है वो दोनों में 40-40 है, सेम है, इन्हें कहते हैं समभारिक, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं समस्थानिक का उपयोग, याद रखना। एक तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग होता है, एक घोंघा रोग होता है उसमें अपने क्या आयोडीन का उपयोग होता है, आयोडीन समस्थानिक का। रक्त संचरण के अध्ययन में सोडियम समस्थानिक का उपयोग करते हैं, ठीक है। और Z=3 तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम देखिए, Z=3 इन परमाणु संख्या इसकी 3 है, तो 3 में कौन आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो Li लिथियम आता है नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1 होगा, ठीक है, तो संयोजकता इसकी 1 होगी, ये रही संयोजकता 1, ठीक है, एक संयोजकता, उसका नाम क्या है, लिथियम है, बस, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जीवन की मौलिक इकाई। अब हमसे पूछा है गुणसूत्र बने होते हैं, तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो गया अपना, सी ऑप्शन करेक्ट। फिर केंद्रक के अलावा वह अंग कौन सा जिसमें डीएनए होता है, तो डीएनए किस में होता है, एक तो केंद्रक में होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना। और कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा हरित लवक यानी प्लास्टिड यानी हरित लवक को कहते हैं कोशिका का रसोई घर, ठीक है। फिर ये बिजली घर किसको कहते हैं, तो बिजली घर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। कारण क्या है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा को एटीपी के रूप में अपने पास रखता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एटीपी के फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। और कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम पर होता है, ठीक है। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, कोशिका को कहते हैं। परासंचरण क्या है, परासरण क्या है, तो एक विशिष्ट प्रकार का विसरण जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर गति करते हैं, इसे हम परासरण कहते हैं, ये ध्यान रखना है बस। पादप कोशिका के दो अंगों के नाम बताइए जिनमें अपने आनुवांशिक सामग्री होती है, ठीक है ना, तो ये किस में होता है, अपने माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में, ठीक है, जिसमें मतलब अपनी आनुवांशिक सामग्री और राइबोसोम विद्यमान होते हैं दोनों में। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में अपने जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक सामग्री होती है, और लवक प्लास्टिड में भी होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो अंतःकोशिका प्रक्रिया द्वारा, एंडोसाइटोसिस द्वारा हासिल करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट है अंतःप्रद्रव्य जालिका के प्रमुख कार्य। तो पहला तो कार्य याद रखिए, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं ये, ठीक है। कोशिका विभाजन के समय केंद्रीय झिल्ली के निर्माण में हिस्सा लेते हैं। ग्लाइकोजन के उपापचय में ये सहायता करते हैं। केंद्र के आनुवंशिक पदार्थों को कोशिका द्रव्य के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं, ये ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को आपका चित्र भी पूछ सकते हैं और इसके फंक्शन भी पूछ सकते हैं, तो ज़्यादा नहीं तो हल्की फुल्की आप बातें याद रखिएगा, क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, ये दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है, इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है, ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसके अंदर मैट्रिक्स रूप में क्रिस्टी पाई जाती हैं, ठीक है ना, और ये मैट्रिक्स में लिपिड, प्रोटीन और कुंडलित दोहरे स्ट्रैंड वाले डीएनए और आरएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। और डायग्राम आपसे पूछे तो ऐसा बना लेना है, और जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके कार्य पूछे तो कार्य क्या होता है कि ये भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा मुक्त करते हैं और ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करते हैं और जैविक कार्यों में प्रयुक्त होती है, ठीक है। ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ये अंडों का योग और शुक्राणु के मध्य के भाग का निर्माण करते हैं, ये अपने किसके कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य हैं। अगला देखते हैं अपने, जिसमें आपको रुक्ष या चिकनी अंतर्प्रद्रव्य जालिका में अंतर और अंतर्प्रद्रव्य जालिका के जीवात जनन के लिए महत्वपूर्ण किस तरह महत्वपूर्ण ये भी पूछा है। चलिए इसके अंतर देखते हैं पहले। अपने RER ये क्या होते हैं कि ये राइबोसोमल कण होते हैं, ठीक है, राइबोसोम ये कण होते हैं इसकी सतह पे, जिसके कारण ये रुक्ष होते हैं, खुरदरी होते हैं, ठीक है। और इस पर उपस्थित राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के स्थल उपलब्ध कराते हैं। जो अपने RER पर जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। और चिकनी होती है अपने, उसमें क्या होते हैं
कि SER की सतह पर कोई राइबोसोमी कण नहीं होते, इसके कारण ये चिकनी होती है और इसमें लिपिड और वसा अणुओं के निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और रुक्ष अंतर्प्रद्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान उपलब्ध कराते हैं। चिकनी जो होती है अपने, वो लिपिड वसों के निर्माण में सहायक है। और प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं मिलकर कोशिका के लिए जीवात जनन के लिए सहायता में महत्वपूर्ण है। तो हमसे पूछा ना कि प्रोटीन, लिपिड, वसा, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, जीवात जनन के लिए सहायता करते हैं। अगला, जंतु कोशिका पादप कोशिका में कॉमन अंतर, मतलब सिंपल से आपको पूछे जा सकते हैं। आपको 3 अंतर पता होने चाहिए। जैसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या पादप है तो ये सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है इनमें। इनमें कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। ठीक है, इसमें लवक पाए जाते हैं, तो इनमें लवक होते ही नहीं है। इनमें रिक्तियाँ बड़े आकार की होती हैं, इनमें रिक्तियाँ नहीं होती हैं, होती तो बहुत छोटी होती हैं। ठीक है, और क्या कह सकते हैं कि इनमें तारकाय केवल शैवाल और कवकों में पाया जाता है, जबकि इसमें है ना तारकाय सेंट्रोसोम व्यापक रूप से पाया जाता है। अब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में भी आपसे 2 अंतर पूछे जा सकते हैं। देखिए कि अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, तो इसमें कोशिका भित्ति होती है वो एमिनो अम्ल की होती है और इसमें सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और प्लाज्मा कला होती है, इसमें उपस्थित होती है, सरल होती है, इसमें उपस्थित होती है लेकिन जटिल होती है। राइबोसोम, ये एक और ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, राइबोसोम होते हैं अपने प्रोकैरियोटिक पुरानी वाली में 70S प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होते हैं। ठीक है, बाकी ये बड़ा सिंपल है पीछे वाले, जिसमें कि गोल्जी, ठीक है ना, अंतर्प्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रिक्तिकाएं, ये सारे अपने इसमें अनुपस्थित होते हैं और इसमें सारे उपस्थित होते हैं। ठीक है, बाकी वाले आपको इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने उत्तक टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। ठीक है, बड़े क्वेश्चन बनते हैं इससे, छोटे भी आएंगे आपके। ठीक है, तो देखिए अगर आप अभी भी वीडियो में बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है और आप इसको कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपके लिए कोई भी क्वेश्चन, अगर मैं धीरे बोल रहा हूँ तो आप इसकी स्पीड है ना डबल कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और आपका जैसे ही साइंस का पेपर हो, आप अपने इस नंबर पे, जिस पे कि आप 8003412488 अपने साइंस पेपर का अच्छे से क्लियर फोटो खींच के इस नंबर पे ज़रूर भेज दीजिएगा। ठीक है ना, ताकि आपको उसका सल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, और आपके 10th की प्रिपरेशन के लिए नंबर हम सेव कर लेंगे, ताकि जब भी अपने 10th में जो भी न्यू अपडेट होगा, आपको इस नंबर से जो व्हाट्सएप नंबर होगा इस पर स्टेटस लगा के जो भी आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो दे दी जाएगी। यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी मिलेगी, और स्पेशल न्यूज़ होगी कोई भी, तो आपके नंबर है, अपने ज़िले के साथ अपने ज़िले का नाम लिख के और अपना नाम लिख के आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है ना, और पेपर जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर फोटो के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इंटरव्यू क्लासेस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं अपने उत्तक। तो इसमें क्या है, फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ कौन से होते हैं। देखिए फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम अपने सजीव होते हैं सभी इसमें, लेकिन एक निर्जीव पदार्थ भी होता है इसमें, जिसे हम कहते हैं फ्लोएम तंतु। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि जाइलम क्या होता है, जाइलम अपने होता है निर्जीव। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ सजीव, एक जो सजीव उत्तक भी पाया जाता है। फिर अगला है अपने पौधे में जल और खनिज लवण। तो सिंपल सा याद रखिए, ज बोला जल, तो जल से जाइलम। ठीक है ना, इतना ध्यान रखिए। और फूड, ठीक है ना, फूड यानी भोजन, भोजन होता है फ्लोएम। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो हमसे पूछा जल और खनिज का सेवन, तो जाइलम द्वारा होता है। अगर हमें भोजन का पूछते हैं तो हम फ्लोएम लिख देते हैं। ठीक है, अगला है कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण के सेवन के लिए जाइलम जिम्मेदार है। पत्तियों द्वारा भोजन जो बन गया उनके लिए कौन उत्तरदायी है भेजने के लिए, तो वो फ्लोएम है अपना जिम्मेदार। उत्तक होता है क्या है, तो उत्तक उन कोशिकाओं के समूह को कहते हैं जो कि किसी एक विशेष कार्य को संपन्न करते हैं। कोशिकाओं का समूह होता है जो किसी विशिष्ट कार्य को करता है, उसे हम उत्तक कहते हैं। बड़ा ही सिंपल है। फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, क्योंकि पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करनी है तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्लोरोफिल उनके पास होता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देते हैं, जल बना देते हैं। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने कि उस उत्तक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है, तो वो पेशीय उत्तक है जो गति के लिए उत्तरदायी है। प्रोरोह का शीर्ष स्थित विभोज्यतक कहाँ पाया जाता है, तो ये तने और जड़ और तने के वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है। नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है, तो ये स्क्लेरन कायमा होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। रंध्र के कार्य क्या है, तो रंध्र के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल का नियमन करना।
ठीक है। वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये रंध्र यानी स्टोमेटा से होता है। और वाष्पोत्सर्जन होता है वो भी अपने स्टोमेटा रंध्र से होता है। ठीक है। पेरेन्काइमा उत्तक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पेरेन्काइमा आप पत्तियों, जड़ और तने इनमें पाया जाता है अपने पेरेन्काइमा। ठीक है ना। अगला है एपिडर्मिस की पौधे में क्या भूमिका है? तो एपिडर्मिस पौधे के अंदर सभी भागों की रक्षा करता है और जल की हानि को रोकता है, ज्यादा वाष्पीकरण नहीं होने देता, वाष्पोत्सर्जन नहीं होने देता। कौन? एपिडर्मिस। याद रख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर अपने हाथ और पैर में किस प्रकार की पेशी उत्तक होते हैं? तो हाथ और पैर में अपने रेखी पेशी उत्तक होते हैं, रेखित पेशी उत्तक होते हैं। ठीक है। द्रव संयोजी उत्तक का नाम क्या है? रक्त है। रक्त अपना द्रव संयोजी उत्तक है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, मस्तिष्क में पाए जाने वाले उत्तक का नाम क्या है? तंत्रिका उत्तक। ठीक है ना। मृदुतकों या पेरेन्काइमा के प्रमुख कार्य क्या है? तो मृदुतक ये भोजन का संचयन करते हैं, पौधे को दृढ़ता देते हैं, ये अकार्बनिक पदार्थ जैसे रेजिन, टैनिन, गोंद, कण आदि को संचित भी करते हैं। ठीक है। और पेरेन्काइमा कोशिका में जब क्लोरोफिल उपस्थित रहता है तो इसे स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं, और ये उत्तक प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन के निर्माण में भी सहायता करते हैं। तो ये पेरेन्काइमा के आपको उपयोग याद रखने हैं। ठीक है ना। अगला है अपने की दृढ़ोत्तक या स्क्लेरेन्काइमा का सचित्र वर्णन। ये अपने चित्र है। ठीक है ना। चित्र हम इंपॉर्टेंट डायग्राम में इसकी बात कर चुके हैं, लेकिन इसको आपको कार्य ध्यान रखना है। तो इसके कार्य क्या देखिए, ये लंबी और होती हैं। ठीक है। ये लिग्निन की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। और जो लिग्निन की बनी होती है उनमें खास बात क्या होती है कि इसमें अंतर अवकाश नहीं होते, बीच में जगह नहीं होती है, और ये लंबी, बहुत लंबी और दोनों सिरों से निकुली होती है। ठीक है। ये ध्यान रखना है। और ये बहुत ही कठोर होती हैं, ये ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है। अगला देखते हैं अपने, जाइलम और फ्लोएम के अंदर अंतर बताना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए इसको। ठीक है ना। जाइलम और फ्लोएम में अंतर। जाइलम मतलब जल, तो सीधी बात है कि जल और घुले हुए लवणों का सहवन कौन करता है? जाइलम। और जाइलम क्या करता है? खनिज लवण और जल का सहवन करता है, जो जड़ से खींच के ऊपर पादप में भेजता है। फ्लोएम क्या करता है? ये पत्तियों द्वारा जो भोजन बन गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो उस भोज्य पदार्थ को सभी भागों में, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह भेजता है। ठीक है। ये निर्जीव उत्तक होते हैं अपने जाइलम, और ये सजीव उत्तक होते हैं अपने फ्लोएम, तभी तो भोजन को भेज रहे हैं भाई। ठीक है। ये मुख्यतः सहवन नलिकाएं होती है, ये मुख्यतः चालनी नलिकाएं होती हैं। ठीक है। इसकी कोशिका, इसकी भित्ति बहुत मोटी होती है। जाइलम की भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है, मृत है। इसकी कम मोटी होती है। ठीक है। एक और अंतर लिख सकते हैं कि जाइलम होता एक दिशीय है। एक दिशीय, एक दिशीय मतलब एक ही दिशा में चलता है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर ही पानी को भेज सकता, पानी वापस नीचे नहीं आ सकता। ठीक है। और फ्लोएम क्या है? बहुदिशीय या हर दिशा में भेजता है। जैसे इसने भोजन को इधर भी भेजा, दाएं बाएं भी भेजा, नीचे जड़ों को भी भेजा, ऊपर भी भेजा, सब जगह भेजा है। ठीक है। ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है न्यूरॉन का नामांकित चित्र। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है। ये न्यूरॉन का आपको डायग्राम अच्छे से करना है। अगला देखते हैं अपने गति। अब गति के क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो है, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन आप बने रहिएगा साथ में। ठीक है ना। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? अपने त्वरण कहलाती है। और वेग समय ग्राफ की प्रवणता, ये क्या होता है? ये भी त्वरण होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता जो होती है उससे भी हमें त्वरण हासिल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाल और वेग में अंतर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकांक समय में चली गई दूरी जो होती है उसे हम कहते हैं अपने चाल, और एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई जो विस्थापन होता है उसे हम कहते हैं वेग। मतलब इसमें दिशा आ जाती है, बस इतना ही है। ठीक है। ये एक अदिश राशि है, क्योंकि दिशा की जरूरत नहीं, ये एक सदिश राशि है, दिशा की जरूरत पड़ती है। इसे व्यक्त करने के परिमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें परिमाण दिशा दोनों चाहिए होते हैं। ठीक है। चाल जो है कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती, जबकि वेग है ये शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक कुछ भी हो सकता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिसमें न्यूमेरिकल प्रश्न है। आपसे बोला है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। जब प्रारंभ किया इसका मतलब शुरुआती वेग, प्रारंभिक वेग उसका 0 रहा होगा। ठीक है। समान त्वरण 10 मिनट में इतने किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, समान त्वरण से चल रही है। ठीक है। तो आपको त्वरण निकालना है। हमने कहा ठीक है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन ए निकालना है, और टाइम आपको दे दिया 10 मिनट। ठीक है। तो हमने कहा चलिए निकाल देते हैं। ध्यान रखिएगा समय यहाँ पे हमेशा सेकंड में लेना है, और जो अपनी स्पीड है उसको हमेशा मीटर पर सेकंड में करना है। तो जब 40 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बनाते हैं, पहले तो 40 मीटर पर सेकंड, मतलब किलोमीटर को जब आप छोटी वैल्यू बना रहे हैं, मीटर में बना रहे हैं छोटी, तो 5/18 से गुणा करते हैं।
ठीक है ना। तो इसको 9 लिख देंगे, इसको अपने लिख देंगे कितना 20, और इसका गुणा किया तो हमने मिल गया 100 बटे ये, ठीक है ना, 100 बटे 9 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया अपने अंतिम वेग यानी v हो गया, ठीक है। अच्छा, और समय को हमने चेंज कर दिया सेकंड में, 600 सेकंड बना लिया। अब गति का कौन सा समीकरण चाहिए अपने को, पहला समीकरण लगा देंगे, क्योंकि अपने पास u है, v है, और अपने को a निकालना और t है। जब ये तीनों चीजें अपने पास हो, मतलब तीनों में से एक नहीं है, तो हम पहला लगाते हैं हमेशा। हमने पहला नियम लगाया, उसके अनुसार हमने v की वैल्यू लिखी, u अपना 0 था, a का a लिख दिया, t का ये लिख दिया 600, ठीक है ना। सॉल्व किया तो अपने 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपना आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी बिल्कुल इसी टाइप का, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, बस आपको समझना है सवाल को। क्या बोला, विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया, तो इसका तुरंत मतलब हुआ कि अपने पास u तो होगा 0, ठीक है। फिर 2 मिनट में, अगर 2 मिनट में गई है तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे, तो अपने क्या लिखेंगे, मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं, तो सेकंड में चेंज करने पे हमें इसको 60 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया, अपने इसको सेकंड में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 120, और त्वरण अपने को दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये है अपने 0.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 0.01, ठीक है। अब इसके अनुसार अपने को चाहिए, एक तो चाल चाहिए, v चाहिए, एक s चाहिए। तो पहले हमने नियम लगाया अपना पहला, जिसमें हमने सिंपल सी वैल्यू रखी और अपने पास आंसर आराम से आ गया, ठीक है, ये आ गया। फिर दूसरे में क्या किया हमने, अब हमारे पास u है, v है, t है, a है, ठीक है। अपने को s निकालना, तो हमने गति का दूसरा समीकरण लगाया और अपने आंसर आ जाएगा 720, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, पहले चाल को हमेशा जो अपने किलोमीटर पर आर में मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, ठीक है ना, ये हमने चेंज कर दिया। ब्रेक लगाया तो ये त्वरण, जहां भी आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये दिख जाए, आप समझ लीजिएगा a की वैल्यू है, ठीक है ना। तो अपने पास a यहाँ पे अपने को दे रखा है, और बोला है कि रुक गई है, तो रुक गई मतलब अंतिम वेग अपना 0 हो गया। प्रारंभिक अपने को क्वेश्चन में दे दिया, a अपने को दे दिया। तो इन्होंने क्या बोला कि आप दूरी बताइए, तो हमें दूरी चाहिए, तो दूरी के लिए हम तीसरा समीकरण यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे सीधा। सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। अगर इसमें भी डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जो न्यूमेरिकल है आपको अलग से बता दिए जाएंगे, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, 625 मीटर इसमें आंसर आ गया। अगला सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई भी ज्यादा चेंज नहीं है। आपको प्रारंभिक बोला है, प्रारंभिक बोला विरामावस्था से, जब भी क्वेश्चन में आपको बोला ना विरामावस्था, इसका मतलब u 0 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। और ये स्क्वायर दे दिया मीटर स्क्वायर, मतलब ये a हो गया। जब आपके पास a पड़ा, u पड़ा, और समय पड़ा, t पड़ा, आपको क्या निकालना, s निकालना है, दूरी निकालनी है। तो आप कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपने कहा आपके पास u है, a है, t है, तो आप यहाँ पे तीसरा तो लगा नहीं सकते, तो हमने यहाँ पे लगाया दूसरा नियम, और अपने आंसर आ गया, ठीक है। फिर चलिए देखते हैं अगला चैप्टर, बल तथा गति के नियम। रॉकेट का जो नियम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट का सिद्धांत कौन सा है, अपना कौन से नियम पर कार्य करता है, तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम पर, ऊर्जा संरक्षण नियम पर, या संवेग संरक्षण नियम पर, या वेग संरक्षण नियम पर। तो ऑप्शन अपना सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है जड़त्व की माप है, मतलब जड़त्व को हम किस में मापते हैं, लंबाई, ताप, समय, या द्रव्यमान। तो जड़त्व होता है अपना द्रव्यमान का माप है, ठीक है। जिसका जितना द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व है उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगला है न्यूटन का जो तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उस नियम को बताइए। तो न्यूटन ने बताया था कि किसी क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब कोई भी हम काम करते हैं उसके बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसी को हम न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं, ठीक है। जैसे आप पानी के जहाज से, अगर छोटे जहाज से नीचे कूद रहे हैं, तो जहाज पीछे की ओर हो जाएगा और आप आगे की ओर आएंगे, इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, ठीक है। अगला है अपने कि क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हथेली को पीछे खींचता, हाथ को पीछे खींचता, क्यों, समझाइए। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे हथेली को पीछे खींचना, हाथ को पीछे खींचने के पीछे कारण होता है कि वो पूरे स्थिर होने में समय अंतराल को बढ़ा सके। गेंद क्या तेजी से आ रही, तो गेंद को एकदम अचानक से रोकेगा तो उसके हथेली पे बल ज्यादा लगेगा, और जिसके कारण उसके हाथ पे चोट लग सकती है, जिसके कारण वो उसके बल हाथ पीछे खींचने से उसके रुकने की जो गति है, समय अंतराल है, वो बढ़ जाएगा, जिससे उसको चोट कम लगेगी, ठीक है ना। ये संवेग संरक्षण का नियम है, कहने का मतलब ये संवेग है, जहाँ पे P बराबर mv की हम बात करते हैं, ठीक है ना, गति का दूसरा नियम, ठीक है। अगला है पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां नीचे झड़ जाती है, क्यों, बस गति का पहला नियम, जड़त्व का नियम, जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व क्या होता है कि कोई वस्तु जब तक स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है। हमने क्या, पेड़ की शाखा को हिलाया तो पेड़ की डाली हिली, लेकिन पत्तियां अपने जगह नहीं छोड़ना चाहती थी, जिसके कारण जो सूखी पत्तियां थी वो नीचे गिर जाती हैं, ठीक है। बस की छत पर रखा सामान रस्सी से क्यों बांधा जाता है, वो इसलिए बांधा जाता है, फिर वही पहला नियम है, अगर बस एकाएक चल देगी तो सामान
पीछे की ओर हो जाएगा और एकाएक रुकेगी तो सामान आगे की ओर गिर जाएगा जड़त्व के नियम के कारण, इसलिए उसको बांध दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। अब ये सेम वही नियम है, अपने को बस कुछ हल्के फुल्के सूत्र के आधार पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जिसमें हमको दे रखा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान है किसी वस्तु का, ठीक है ना, m दे दिया अपने को, और 20 मीटर पर सेकेंड है उसका वेग, ठीक है ना, u, ठीक है, और झील पर जमी हुई एक सतह पर फेंका जाता है एक पत्थर को, ठीक है, और 50 मीटर दूरी तय करने के बाद रुक जाता है वो पत्थर, ठीक है, और पत्थर और बर्फ के बीच घर्षण बल की गणना कीजिए, आपको F निकालना है। ठीक है ना, अब F निकालना है तो अपने को क्या क्या चाहिए, अपने को पहले तो हम गति का पहला समीकरण लगाएंगे फोर्स निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि अपने पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है कि अच्छा अपने पास पहले ये मालूम होना चाहिए कि F और F का सूत्र क्या होता है, बराबर ma, ठीक है ना, ma होता है। अब अपने पास m तो पड़ा है, m तो ये पड़ा है, m कितना 1 kg, लेकिन अपने पास a नहीं है। ठीक है, जब a नहीं है तो हमें a निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है देखिए, u है, v है और s है, इसके आधार पे निकालेंगे। तो हमने कहा ये तीनों चीज़ें, और जब a निकालना हो तो गति का तीसरा समीकरण हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये होता है। यहाँ से हम a निकाल देंगे और फिर f बराबर ma में वैल्यू रख देंगे। तो हमने यहाँ पे ये समीकरण लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे अपने a आ जाएगा -4 मीटर सेकेंड स्क्वायर, a बराबर -4 मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया। अब a आ गया तो m अपने पास पहले से ही पड़ा था, कितना पड़ा था 1, तो इसका गुणा कर लेंगे तो अपने आंसर आ जाएगा -4 न्यूटन। ठीक है, ये माइनस आया, इसका मतलब घर्षण बल है इसलिए वो ऋणात्मक है, क्योंकि घर्षण बल हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है ना, गति के विपरीत दिशा में लगता है, और जो गति के विपरीत दिशा में लगता है, क्योंकि चीज इधर जा रही थी, घर्षण बल इधर लग रहा था, तो हमेशा माइनस में आता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है तो ये कहाँ होता है, विषुवत पर न्यूनतम होता है, ये ध्यान रखिएगा, विषुवत पर ये न्यूनतम होता है, ऑप्शन सी। और जी का सर्वाधिक मान कहाँ होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, याद रख लीजिएगा। सबसे कम कहाँ होता है, विषुवत पर, और जी का मान सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का गणितीय सूत्र लिखिए। तो गणितीय सूत्र होता है F बराबर जी m1 m2 बट्टे डी स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर बोलो या आर स्क्वायर बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, ये अपना कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ठीक है, गणितीय निरूपण है इसका। अगला देखते हैं प्रणोद क्या है। तो देखिए प्रणोद क्या है, किसी वस्तु की सतह पर लगने वाले घर्षण बल को हम प्रणोद कहते हैं। ठीक है, और प्रणोद का मात्रक याद रखना, न्यूटन होता है प्रणोद का मात्रक। ठीक है ना, क्योंकि ये अपने एक प्रकार का बल हुआ और बल का मात्रक होता है अपने न्यूटन। ठीक है ना, शुरू में आपसे एक सवाल भी पूछा था कि न्यूटन किसका मात्रक, तो वो बल का मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, दाब को परिभाषित कीजिए, ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित प्रणोद को हम दाब कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित लंबवत बल को दाब कहते हैं, और इसे पी से हम दिखाते हैं, प्रेशर। ठीक है, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बोलो या फिर पास्कल बोल दो, क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या तो ये बोलो या फिर इसको बोलते हैं पास्कल। ठीक है, ये ध्यान रखना। और P बराबर होता है क्या, F बट्टे A, बस ये ध्यान रखना। और कभी कभी हमें सवाल भी पूछते हैं क्या, कि जो दाब और अपने बल, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो ये इसके समानुपाती होता है। ठीक है ना, जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही बल अधिक लगेगा, मतलब बल ज़्यादा तो प्रेशर भी ज़्यादा। और क्षेत्रफल पे क्या होता है कि क्षेत्रफल हमने बढ़ा दिया तो दाब हो जाता है कम, और क्षेत्रफल हमने कम कर दिया तो दाब हो जाता है ज़्यादा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपने उत्प्लावक बल और उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। उत्प्लावन बल एवं उत्प्लावकता का मतलब हो गया किसी वस्तु या किसी द्रव द्वारा उसके आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी होने पर ऊपर की ओर एक बल आरोपित होता है। जैसे मान लीजिए पानी के अंदर हमने कोई चीज़ यहाँ डुबो दी, ठीक है, अब पानी क्या करेगा, ऊपर की ओर एक बल लगाएगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं उत्प्लावन बल, जिसके कारण ये तैरती है। ठीक है, पर थोड़ी सी डूबेगी, जितना इसका द्रव्यमान उतनी डूबेगी। ठीक है, द्रव के इसी गुण को हम उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक है, फिर आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। तो आर्किमिडीज ने ये कहा कि जब आपने अभी एक चीज डुबाई थी ना, वो तरल में डूबने पर एक ऊपर की ओर बल लगता है, उसे हम उत्प्लावक बल कहते हैं। और जिससे वस्तु के भार में कमी आ जाती है, और वो भार उतना ही कम होता है जितना कि उस वस्तु का भार था। जैसे देखिए पानी है, इसमें भरा हुआ, हमने इसमें एक चीज ऐसे डुबो दी। ठीक है, अब इसने क्या किया, ये उसका भार कम हो जाएगा,
यहाँ पर इतना सा पानी को वो हटा देगी, इतने पानी को। अब इसने जितना पानी हटाया है ना वो कितना होगा, इस वस्तु के भार के बराबर होगा, ठीक है ना। तो उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है उस भार की कमी, मतलब ये उतना ही भार कम होगा जितना इसने तरल हटा दिया। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अब इसके सिद्धांत के अनुप्रयोग हमसे पूछते हैं तो हम कह सकते हैं अपने जो लैक्टोमीटर होता है, दूध माप में पानी मापने का यंत्र, अपने पनडुब्बियां होती है जो, वो अपने आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है ना। ये हम उधर इसके अनुप्रयोग लिख सकते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, तो प्रत्येक पिंड मतलब प्रत्येक वस्तु जो धरती पर एक दूसरे को आकर्षित करती है, ठीक है, और जब दोनों पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती होता है और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर पूछा है कि दाब और क्षेत्रफल में क्या अनुपात है, संबंध है। तो ये देखिए दाब के बारे में क्या बात की थी, दाब होता है अपने F/A। तो दाब और ये अपना दाब हुआ प्रेशर और एरिया, इसमें क्या संबंध है कि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि इस चीज को बढ़ाया तो ये घटेगा और इसको घटाया तो ये बढ़ेगा, इसी को व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं हम, ठीक है ना। तो ये लिख सकते हैं आप। अगला है भारी सामान ढोने वाले वाहन के अतिरिक्त पहिए क्यों लगाए जाते हैं, बस वही चीज है, P बराबर क्या होता है F और A होता है। अब हमने अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया है तो दाब कम लगेगा भाई, इसलिए हम टायर लगा देते हैं ज़्यादा, जिससे ज़मीन के टच हो जाते हैं ट्रक ज़्यादा। मान लीजिए ट्रक में माल भर रखा है बहुत ज़्यादा, 16 टायर की जगह हमने लगा रखे हैं 4 टायर, तो उस भार से वो फट जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने अगर टायर ज़्यादा लगा दिए, भार ज़्यादा डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टायर ज़्यादा लगा दिया तो क्षेत्रफल हमने बढ़ा दिया, जिससे कि उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। ये चीज़ सेम हमने बोली वही लिखी यहाँ पे, ठीक है। अगला देखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक में अंतर पूछा है, ठीक है। तो इस G और इस G का मान देखिए, ये यहाँ पे स्मॉल है, ये कैपिटल है, बड़ा G है, ठीक है। तो इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसका मान होता है 6.6734 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका भिन्न भिन्न जगह पे भिन्न भिन्न मान होता है, जैसे ध्रुवों पर G का मान, इस G का मान सर्वाधिक होता है, विषुवत पर सबसे कम होता है, ठीक है, और पृथ्वी की सतह पर 9.8 होता है, ठीक है। और इसका मान कहीं भी चले जाओ, चांद सूरज कहीं भी चले जाओ, ये सेम रहेगा, सदैव मान स्थिर रहता है, ठीक है। और इसके जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इसका जो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये एक अपने सदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, अगर हमको ये सवाल पूछा है कि एक ऊर्ध्वाधर दिशा में एक हमने गेंद फेंकी 49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फेंकी है, पर सेकंड से फेंकी है, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी ऊंची जाएगी वो, चलिए कितना, मतलब ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है। हमने एक गेंद को ऊपर फेंका है, चलिए ठीक है। तो हमने ये माना कि गेंद जो फेंकी ना शुरुआत में, तो अपने उसका प्रारंभिक वेग इन्होंने बता दिया कि जब फेंकी तब ये वेग था। हमने कहा भाई जब ऊपर गई ना तो एक समय ऐसा आएगा जब ऊपर, इन्होंने हाइट पूछी है ना पहले कि कितनी दूर गई है, तो जब ये दूर गई, यहाँ तक गई, मान लीजिए यहाँ तक गई, तो एक बार शून्य हुआ होगा, फिर नीचे आएगी। तो यहाँ तक की हाइट हमसे पूछी, एच पूछा हमसे, या हम हाइट को यहाँ पे एस ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो गई है एक बार जीरो हुई, इसका मतलब इसका v हो गया जीरो, अंतिम वेग हो गया जीरो। जब भी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो हम g का मान हमेशा माइनस में लेते हैं, ध्यान रखिएगा। और a को हम g कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम जो है अपने डिस्प्लेसमेंट इन s जो होगा उसके लिए हम हाइट यूज करते हैं, ठीक है। h और हाइट एक ही है, ठीक है ना, s, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसमें कौन सा नियम लगाएंगे, क्योंकि अपने को ऊंचाई निकालनी, तो हम यहाँ नियम लगा देंगे गति का तीसरा समीकरण, जिसमें क्या होता है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा ये मिसप्रिंट है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए 2 का तो 2, a इन त्वरण, त्वरण की जगह हम g ले लेंगे, ठीक है, और s को हम h ले लेंगे, बाकी अपने u और v सेम ही रहेगा, ठीक है ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। बस ये चेंज लेना अपने को, क्योंकि त्वरण होता है वही g होगा, और s मतलब डिस्टेंस यानी हाइट, क्योंकि डिस्टेंस ऊंची जाए चाहे किधर भी जाए वो हाइट और ऊंचाई एक ही हुई है ना। अब ये हमने सूत्र लगाया तो अपने पास ऊंचाई यहाँ पे आ जाएगी, कितनी ऊंचाई आ गई 122.5 मीटर, ठीक है। दूसरा बोला कुल वापस आने में समय कितना लगेगा, ठीक है ना, टाइम कितना लगेगा। तो टाइम देखते हैं कितना लगेगा। तो अपने को यहाँ पे कौन सा पहला नियम लगा देना है, क्या होता है v बराबर u प्लस ए टी। अब यहाँ पे a तो हमें इस्तेमाल नहीं करना है, a की जगह हमें क्या लेना है अपने gt, ठीक है ना, gt।
तो देखिए u पड़ा, v पड़ा और अपने पास टाइम निकालना है, g भी पड़ा यानी a भी पड़ा है। तो हमने यहाँ पे नियम लगाया और सिंपल सा फॉर्मूला लगाया और अपने आ गया 10 सेकेंड। ठीक है, यहाँ 5 आया लेकिन क्योंकि जितना जाने में लगे उतना ही आने में लगेगा तो डबल कर दिया 10 सेकेंड। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हुआ। अगला ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, अपने को क्या बोला कि आपको एस दे रखा है, एस मतलब जो हाइट जितनी गई है ना वो दे रखी है, मीनार है, पत्थर को वहां से छोड़ा, अंतिम वेग ज्ञात कीजिए, मतलब लास्ट वाला वेग ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा जब छोड़ने की बात की है इन्होंने, इसका मतलब शुरुआत वाला 0 रहा होगा। ठीक है, ऊंचाई हमको दे दी इन्होंने और जी का मान क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिया है, पिछले सवाल में हमने माइनस लिया था, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने गति का अपना तीसरा समीकरण इस्तेमाल किया और ये आंसर निकाल दिया। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं अपने। अब ये भी बहुत आसान प्रश्न और बहुत बार पूछा भी जाता है, क्या कि द्रव्यमान और भार में अंतर बताइए। ठीक है, तो अंतर क्या है देखिए, द्रव्यमान उसमें समाहित पदार्थ होता है और भार क्या होता है, भार पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल होता है। समझिएगा, ये मतलब द्रव्यमान और भार काफी कंफ्यूज करता है। द्रव्यमान मान लीजिए आपके पास ये एक पेन है, ये पेंसिल है मान लीजिए। ठीक है ना, ये एक पेंसिल है। अब ये पेंसिल का द्रव्यमान मतलब हुआ कि ये जिन कणों से मिलकर बना है ना उसको हम द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है, जैसे इस पेंसिल को है ना मैं चांद पे ले गया, ठीक है, छीला नहीं तो इसका कोई भी हिस्सा नहीं टूटा, तो जैसी पेंसिल इधर थी उधर भी सेम चली गई तो उसको द्रव्यमान बोला। लेकिन ये चंद्रमा पे हम लेके गए ना, मान लीजिए यहाँ पे ये 10 ग्राम की थी या मान लीजिए ये 60 ग्राम की थी, है ना, 60 ग्राम ले लेते हैं, तो उधर जब चांद पे लेके गए तो वो 1/6 हो गई उसके भार की, मतलब उधर वो 10 ग्राम की हो गई, तो इसे हम कहते हैं भार, जो कम हो गया। लेकिन पेंसिल का एक भी हिस्सा टूटा नहीं है, वो द्रव्यमान होता है। ठीक है ना, तो द्रव्यमान क्या होता है कि उसमें समाहित जो पदार्थ होता है उसे द्रव्यमान कहते हैं, और पृथ्वी जो बल लगाती है उसे हम, गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण जो हमें चीज मिलती है उसे हम भार कहते हैं। ये सर्वत्र समान रहता है, आप कहीं भी चले जाओ आपका मास द्रव्यमान, जैसे हम अपने चले गए चांद पे तो अपने कान, हाथ, नाक, पैर सारे सेम रहेंगे, लेकिन अपना भार उधर कम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 1/6 होता है उधर। ठीक है ना, तो वो कम हो जाएगा और ये भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। द्रव्यमान कहीं भी शून्य नहीं हो सकता, द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता, जबकि भार जो है अपने वो शून्य हो सकता है। द्रव्यमान शून्य कैसे नहीं हो सकता, कोई चीज है तो कुछ तो पार्टिकल उसके होंगे ही होंगे ना, और इसको है ना मापन दंड तुला से किया जाता है, इसका कमानेदार तुला से किया जाता है, और इसका मात्रक किलोग्राम होता है, इसका मात्रक जो होता है वो अपने किलोग्राम बल यानी न्यूटन होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला चैप्टर देखते हैं अपने, कार्य और ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद 2 चैप्टर और रहेंगे, जल्दी पूरा कर लेंगे। ठीक है ना, अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपने वीडियो कंप्लीट देखा है। ठीक है, कितने विद्यार्थी देखते हैं, इससे बड़ी खुशी मिलती है कि आप जो इतना लंबा कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया और आप पूरा देखते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है हमें। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, 57 मिनट का हो चुका है, 2-3 मिनट और चलेगा, 4-5 मिनट। ठीक है, अब कार्य और ऊर्जा में देखते हैं अपने अंतर। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा रहती है, देखिए ऊर्जा निश्चित रहती है हमें, तो वो क्या अचर रहती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो देखिए ऊर्जा का मात्रक जूल है, न्यूटन मीटर है, किलोवाट घंटा भी है, लेकिन किलोवाट नहीं है। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, बांध में संग्रहित ऊर्जा होती है, तो बांध में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है, क्योंकि किसी स्थिति के कारण वो पानी रुका हुआ पड़ा है। ठीक है ना, बांध इस प्रकार का होता है अपने, ठीक है ना, इस प्रकार का होता है, तो यहाँ पे पानी रुका हुआ पड़ा है तो स्थितिज ऊर्जा है वो सारी। ठीक है ना, और गति के कारण जो होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। फिर किलोवाट घंटा में होते हैं तो अपने बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, ऊर्जा का एसआई मात्रक होगा, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, अपने डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अपने से पूछा है व्यंजक दीजिए किसका, अपने स्थितिज ऊर्जा, तो क्या होता है mgh, m यानी मास द्रव्यमान, g यानी अपने g जो 9.8 लेते हैं हम, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और h यानी जो अपना डिस्टेंस हाइट होती है वो। ठीक है, और गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या होता है, तो 1/2 mv²। ठीक है, ये हम बोल देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इनको आप अच्छे से एक बार तैयार कर ही लीजिएगा। अपने दे रखा है कि एक विद्युत इस्त्री है जो 1200 वाट की है, प्रतिदिन 30 मिनट हम प्रयोग में लाते हैं, तो अप्रैल माह में प्रयुक्त ऊर्जा कितनी होगी, तो हमें इतना ध्यान रखना है कि अप्रैल माह में दिन कितने होते हैं वो दिन निकालने, तो अप्रैल होता है अपने 30 दिन का। ठीक है, तो डेज अपने पास 30 है,
उसकी पावर अपने पास कितनी है, 1200 वॉट है, और टाइम अपने को दे रखा है कितना, टाइम 30 मिनट है। तो मिनट को यहाँ पे हम घंटे में चेंज कर लेंगे, तो 30 बट्टे हो जाएगा अपने 60। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ठीक है, नहीं तो यही वैल्यू लिख देंगे। चलिए अब हमें क्या चाहिए, कुल ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा क्या होती है अपने, ऊर्जा W बराबर हम ऊर्जा लिख देंगे P गुणा T। ठीक है ना, P इंटू टी इंटू, और टाइम जो होता है साथ में डेज होता है वो भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने कहा इसको सबको अगर हम गुणा कर लेते हैं, जैसे हमने सामर्थ्य 1200 गुणा, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कितना, अपने 30/60 इंटू, और क्या है अपने 30 दिन। ठीक है, और इसमें भाग किसका लगा देंगे, भाग लगा देंगे अपने 1000 का। 1000 क्यों लगा रहे हैं, अभी एक बार चलो भाग नहीं लगाते हैं। ठीक है, 1000 का सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 गया, और ये 6 से इसको काट दिया हमने कितनी बार, 2 बार, और यहाँ पे अपने 6 दोबारा 200 यहाँ बच गया। ठीक है, तो अपने पास अभी क्या बच गया, 1 0 1 0 ये, और 2 0 3 0 1 2 3 0, फिर 3 3 तिया 9, और 9 दूनी 18, ये आया अपने पास। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम किलो वॉट में चेंज करेंगे, तो 1000 का हम इसमें भाग लगा देंगे, तो 3 0 से 3 0 हो गया अपने कैंसिल, 18 बच गया। तो 18 किलो वॉट पर आवर। ठीक है ना, 18 किलो वॉट घंटा अपने विद्युत खर्च आएगा, कुल ऊर्जा आएगी कहने का मतलब। ठीक है ना, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको सबको मल्टीप्लाई ही करना होता है। अब एक और सिंपल सा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल को 140 न्यूटन बल लगाती है। हमने कहा अच्छा, तो एफ का मान हमको दे दिया है कितना, 140 न्यूटन फोर्स। ठीक है, लंबा खेत इतना, मतलब अपने को एस भी दे दिया है कितना, 15 मीटर दे दिया है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि खेत जोतने में कार्य कितना हुआ, तो कार्य क्या होता है, W बराबर F गुणा S होता है, F गुणा S। तो हम F और S का गुणा कर लेंगे सिंपल सा। ठीक है, तो देखिए 140 गुणा 15। ठीक है, जब हम इसका गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2100 न्यूटन मीटर, जिसको हम कह सकते हैं जूल। ठीक है, न्यूटन मीटर बोलो या जूल बोलो, एक कहते हो, 2100 जूल अपने पास कार्य आ गया। एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, जिसमें बोला है कि विद्युत हीटर ऊष्मक घोषित शक्ति 1500 वॉट है। आपने कहा अच्छा, पी दे दिया कितना, 1500 वॉट। ठीक है, और क्या बोला है, 10 घंटे टाइम दे दिया आपको, 10 घंटे आवर दे दिया। तो ऊर्जा, ऊर्जा निकालनी, तो ऊर्जा क्या होती है अपने, ऊर्जा होती है शक्ति इंटू समय, पी इंटू टी। क्या, पी गुणा टी, हमने ऊपर एक क्वेश्चन ऐसा कर भी रखा है। ठीक है, तो 1500 इंटू 10 कर लेंगे तो हो जाएगा 15000, और 15000 में 1000 का हम भाग लगाएंगे तो अपने आ जाएगा 15 किलो वॉट। ठीक है ना, किलो वॉट यूनिट आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये बहुत बार पूछा गया आपके पेपर में, तो इसको ध्यान से करना आपको। ठीक है, आपको द्रव्यमान दे रखा है कार का, और वेग भी दे रखा है, तो आपको कार्य परिकलित करना है, कार्य निकालना है। तो चलिए कार्य कैसे निकालेंगे, जब आपको गति वाली गाड़ी चल रही है तो उसके लिए अपने कार्य निकलेगा कैसे, ई के काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होते हैं 1/2 mv²। क्या होती है, mv²। m आपके पास पड़ा है 1500, लेकिन आपके पास v अभी नहीं है। v कौन सा है, v ये पड़ा अपने पास, लेकिन अभी इस v को चेंज करना पड़ेगा, कहने का मतलब किलोमीटर पर घंटे है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कर देते हैं, जो 60 है इसको हम छोटी वैल्यू बनाते हैं तो हमेशा 5/18 से गुणा करते हैं। तो ये हो गया अपने 9, और ये हो गया अपने, इसका भाग दिया किसका, इसमें 2 का दिया ना, 30, फिर दे देंगे 3 का 3, और ये हो गया 10, तो ऊपर रह गया अपने 50/3, ये आएगा। ठीक है ना, तो 50/3 ये आ गया। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे, तो देखिए क्या सूत्र था, 1/2 m गुणा m हो गया 1500 इंटू v², यानी अपने हो जाएगा v² का मतलब 50/3 गुणा 50/3, 2 बार लिख देंगे। जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो अपने पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, जूल में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने चैप्टर नेक्स्ट है कि क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तन के लिए किस में वृद्धि करनी पड़ेगी, तो आयाम में वृद्धि करनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयाम बढ़ा देंगे तो ध्वनि प्रबल हो जाएगी। अश्रव्य ध्वनि सुन सकता है, अश्रव्य ध्वनि को कौन सुन सकता है, तो यहाँ पे अश्रव्य ध्वनि को सुनने वाला कौन है, अपने गेंडा है। कौन है, गेंडा। ठीक है, राइनोसोरस, ये अश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। अच्छा, और कौन से हैं जो अश्रव्य, अवश्रव्य ध्वनि का मतलब क्या होता है, अवश्रव्य ध्वनि ऐसी ध्वनि होती है जो कि अपने किससे नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। ठीक है, जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है उसे हम अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और उसे अपने राइनोसोरस यानी गेंडा सुन सकता है, कबूतर सुन सकता है, हाथी सुन सकता है, और व्हेल मछली सुन सकती है, दरियाई घोड़ा सुन सकता है। ठीक है ना, ये उदाहरण याद रखना।
दूसरी कौन सी होती है अपने, दूसरी एक और होती है जिसे हम कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि, ठीक है ना, पराश्रव्य ध्वनि। ये जो होती है ना, ये अपने 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होते हैं। और इसको कौन सुन सकता है, इसको कुत्ता सुन सकता है, चमगादड़ सुन सकता है, ठीक है, मनुष्य नहीं सुन सकता, क्योंकि मनुष्य कौन से सुनता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाले को सुन सकता है, ठीक है। तो इसमें कुत्ता हो जाएगा, ये अपने चमगादड़ हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगी, चूहे भी सुन सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अगला है ध्वनि तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, ये यांत्रिक तरंगे होती हैं, ठीक है ना, यांत्रिक तरंगे ध्वनि तरंगे ही होती है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो सबसे अधिक होता है ठोस में, फिर होता है द्रव में, फिर होता है गैस में, और सबसे कम होता है गैस में, ये पूछे तो। और ध्वनि के लिए चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो माध्यम की आवश्यकता होती है। ये सवाल सीधा ही पूछते हैं, माध्यम। ध्वनि कहाँ नहीं चल सकती, तो वैक्यूम में, यानी निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। निर्वात यानी जहाँ पे हवा नहीं है वहां पे ध्वनि निर्वात, ये निर्वात है, ठीक है ना, निर्वात, निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब पूछा श्रव्य तरंगों की परास क्या है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, ठीक है। और आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो हर्ट्ज होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और श्रव्य तरंगे कौन सी, जिसे मनुष्य आसानी से मनुष्य कान सुन सकते हैं। ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर हमसे सवाल पूछा है, किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर दूरी पर बैठा कोई मनुष्य 500 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन लेता है, तो मनुष्य तक पहुंचने वाले दो क्रमागत संपीड़नों के बीच में कितना समय अंतराल होगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद रखना है, उस फॉर्मूले को रख लिया याद तो क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे आवर्तकाल है, मान लीजिए दो संपीड़नों के बीच में ना आवर्तकाल यानी अंतराल जो है वो टी है, ठीक है। और ध्वनि की आवृत्ति आपको दे रखा है, वी बराबर दे रखा है 500, ठीक है। अब हमको निकालना है, तो सूत्र अपने को याद रखना है, टी बराबर 1/v, ठीक है ना, 1/v। तो जब हमने इसमें ऊपर 1 और नीचे v की जगह हमने लिख दिया यहाँ पे कितना 500, ठीक है, 500 लिखा, तो अपने आंसर देने भाग देने पे आएगा 0.002 सेकेंड, ठीक है ना। तो समय कितना कितना होगा 0.2 सेकेंड, ठीक है। अगला है कंसर्ट हॉल की छतें होती है वक्राकार क्यों होती है, जैसे सिनेमा हॉल हो गए, कंसर्ट हॉल हो गए, ऐसे वक्राकार बनाई जाती हैं। कारण श्रोता या कोई मूवी इधर चल रही है तो ध्वनि तरंग इधर से टकरा के, मतलब वो हर जगह, ठीक है ना, वो ध्वनि तरंगे होती क्या होती हैं, वो अपने जहां गई ना वो बीच में हर जगह फैल जाती हैं। फैलने के कारण ही होता है, क्या होता है, कंसर्ट हॉल में छतें वक्राकार बनाई जाती है जिससे परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में आराम से पहुंच जाए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, तो 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा। तो सूत्र याद रखिए सिंपल सा, कि कंपनों की कुल संख्या क्या होती है, आवृत्ति इंटू समय होता है। तो हमने कहा आवृत्ति इंटू समय होता है, तो आवृत्ति इन्होंने दे रखी है 100 और समय हो गया अपने 1 मिनट, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, तो इसका गुणा किया तो कंपन आ गया अपने कितना 6000 कंपन, ठीक है। अगला पूछा ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यवहारिक उपयोग बताइए, मतलब कहाँ हम उनका उपयोग करते हैं। तो देखिए परावर्तन कहाँ कहाँ होता है ध्वनि का, एक तो मेगाफोन, लाउड स्पीकर, इनमें होता है, ठीक है, लाउड स्पीकर होते हैं, ध्वनि परावर्तन के आधार पर काम करते हैं। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर अपने हृदय धड़कन की जांच करने के लिए लगाते हैं, उनको परावर्तन के कारण ध्वनि हृदय की धड़कन होती है वो तेज सुनाई देती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, अनुरणन क्या है और इसे कैसे कम किया जा सकता है। तो देखिए बड़े हॉल की दीवारों पर ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि काफी लंबे समय तक बनी रहती है। इस प्रकार क्रमिक परावर्तनों के फलस्वरूप सुनाई देने वाली ध्वनि को निर्बाध अनुरणन कहा जाता है। क्या है, ध्वनि हमें बार बार सुनाई देती है, परावर्तन के कारण लंबे समय तक उधर बनी रहती है। और इसको कम करने के उपाय क्या है, कि उस पे दीवारों और छतों पर ध्वनि अवशोषक लगा दिए जाएं, चाहे थर्माकोल लगाओ, चाहे पर्दे लगाओ, कुछ भी लगाओ, अवशोषक लगा देते हैं, ठीक है, जिससे ध्वनि परावर्तित नहीं होती है। अपना लास्ट चैप्टर है जो खाद्य संसाधनों में सुधार, ठीक है, क्वेश्चन खूब बनेंगे इससे भी, ठीक है ना, कि कौन सी है जो स्पीसीज इटली की है, तो इटली की कौन सी, एपिस मेलिफेरा है। और इसका विशेष उपयोग याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि ये शहद उत्पादन के लिए बहुत ही विशेष माने जाती है, कौन, एपिस मेलिफेरा, ठीक है, शहद उत्पादन के लिए, ठीक है। अगला है मछली उत्पादन में अपार वृद्धि कहलाती है, तो कौन सी है ये, तो अपने ये हरित क्रांति खेती से संबंधित, श्वेत दूध से है तो नीली क्रांति, ठीक है ना, नीली क्रांति, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है भारतीय मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये एपिस सेरेना इंडिका, ठीक है। अगला देखते हैं मिश्रित खेती से आप क्या समझते हैं। तो मिश्रित खेती जब किसी फार्म पर
फसलों के उत्पादन के साथ साथ कोई अन्य कृषि आधारित व्यवसाय भी अपनाया जाता है, तब कृषि की यह प्रणाली मिश्रित खेती कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब मिश्रित खेती क्या हुई कि आप फसल भी उगा रहे हैं, उसके साथ का कुछ अन्य व्यवसाय जैसे मुर्गी पालन, ऐसे कुछ और काम हो रहे, पशुपालन साथ में हो रहा है। ठीक है, और फसलें भी भिन्न भिन्न लगाई जा रही हैं, उसको हम कहते हैं मिश्रित खेती। ठीक है, अगला देखते हैं, फसल चक्र के लाभ बताइए। फसल चक्र होता क्या है कि योजना अनुसार अदल बदल कर अगर फसल बोते हैं जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता नष्ट नहीं होती, इसी को हम फसल चक्र कहते हैं। इसके फायदे बड़े हैं कि भूमि की उर्वरक क्षमता बनी रहती है, फसल नष्ट नहीं होती। ठीक है, फिर अपने जैविक और अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि जैविक कारक किस प्रकार करते हैं कि रोग, कीट, निमेटेडा फसल उत्पादन को कम कर देते हैं। जैविक मतलब जीवित जो भी कारक हैं, अजैविक मतलब जो मृत कारक है, जो जीवित नहीं है। ठीक है ना, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, वायुमंडल के नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में बदल देते हैं और फसल उत्पादन को बढ़ाते हैं। तो मतलब जैविक कारक तो फायदा भी है, नुकसान भी है उनका। अजैविक कारक का भी फायदा और नुकसान दोनों है। कैसे कि मान लीजिए अनावृष्टि या अतिवृष्टि या क्षारकता ज्यादा होगी, पाला पड़ गया, ठीक है ना, तो ये सभी उत्पादन को कम कर देते हैं। लेकिन उचित ताप, वायु, सूर्य का प्रकाश ये फसल के उत्पादन को बढ़ाते हैं। मतलब अजैविक कारक के भी फायदे नुकसान दोनों हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, खेतों में खाद और उर्वरक प्रयोग क्यों करते हैं। तो करने का विशेष कारण ये होता है कि पौधे को पोषक तत्व जितने की जरूरत होती है उतने प्रदान किए जाएं, और पोषक तत्वों की कमी से क्योंकि फसल है वो खराब हो जाती है, कीट लग जाते हैं उसमें, नष्ट हो जाती है, उत्पादन अच्छा नहीं होता, इसलिए हम खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और ये इतना ही है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये तैयार कर लेना है। पीडीएफ जहाँ बोला आपको वहाँ मिल जाएगी। अपने पेपर होते ही आपको जो व्हाट्सएप नंबर वीडियो में बताए हैं उनसे आप व्हाट्सएप नंबर पे अपने पेपर का फोटो, क्लियर फोटो खींच के भेजना, ताकि उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाए। और 10th में भी आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि आपका हेल्दी कंपटीशन बना रहे, क्योंकि अगर आप किसी के साथ कंपीट कर रहे हो तो वास्तव में आप कंपटीशन में तभी रहेंगे जब आप अपने दोस्तों को ये कंपटीशन की भावना से लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि वो मेरे से ज़्यादा नंबर ले आएगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं। ठीक है ना, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक धन्यवाद आप सभी का। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।